साथियों, इसमें हमारे संत लोग प्रसादी पाने के बाद हमारे इस पंडाल जो भी साथी हैं जिस कार्यक्रम के हेतु यहाँ पर आए हैं वो खाली स्थान जो है इस कार्यक्रम। तो आज हम लोग सब लोग उन महापुरुषों का यहाँ कार्यक्रम और उनके उपदेश विचारों का कार्यक्रम ये मनाने जा रहे हैं। साथियों, अभी काफी विद्वान जन यहाँ पे आए हुए हैं जो अपने अपने विचारों से हमें सबको लाभान्वित करेंगे, क्योंकि जैसा कोई भी कार्यक्रम शुरुआत करते हैं उससे पहले हम अपने महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको नमन करते हैं। उसके पश्चात ही कोई कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। तो अभी जैसा कि हमारे साथी जी ने बताया कि अभी सबसे पहले हम लोग तीसरा पंचशील का पाठ करेंगे। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि संघं नमामि बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वीरमणि पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वीरमणि आदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वीरमणि मूषावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि
कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मज्जपमादाठाना वेरमणि सुरामेर मज्जे पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 माचिस है वहाँ खाली आप सहयोग भाई साइड में अब हम सभी लोगों लाइन से जाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। पीछे रख दिए ठीक। ये बना रहे हैं नहीं हम लोग भी भेजते हैं ग्रुप में डालें भैया पूछा प्लाट होगी खड़े रहो अम्मा इधर देख लो
तो राज इधर ऐसे लो इधर से हाँ अरे फोन कर लेना यार वैसे ही नहीं गई है बार छेद करते थे एक तरफ खड़े हो जाओ तो फोटो भी आ जाए सामने से इधर से लो और पीछे और पीछे फिर नहीं हम यहाँ बता देना आप बढ़िया फोटो इधर से कहीं से कर दीजिए। जी सर। आप तो फोटो खींच नहीं रहे होंगे आप सिर्फ वीडियो बना रहे हैं आप केवल खड़े रहो हाँ ठीक है हाँ ये सही, ये तुम्हें सही। देखिए आपका फोन दोनों लोग आ जाओ 5 मिनट 10 मिनट खड़े होते तब जाकर ठीक है चलो। सदगुरु कबीर जय हो, सदगुरु कबीर जय हो। बोल रहा है। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। संगठन के समस्त पदाधिकारी से निवेदन है खड़े रहो खड़े रहो कि जाकर अपील कर रहे हैं कार्यक्रम को सुचारू रूप से इस बार आप चल दिए अरे क्या होता है सबके लिए ऐसे आ गई शिवा जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा लोग हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है मौसम भी साथ दे रहा है तो साथियों इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चालू करने के लिए मैं अध्यक्ष जी से निवेदन परम आदरणीय इंजीनियर रामपाल साहब जी से निवेदन करूंगा कि वो मुझे अनुमति दें मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। तो जैसा कि अध्यक्ष जी ने हमें आपको अनुमति दी हो उनके लिए तालियां। साथियों ये नूतन वर्ष है। इस कार्यक्रम के रखने का उद्देश्य जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस आश्रम से रूबरू नहीं है और हम लोगों का एक काम है कि समाज के लोगों को अपने विरासत और अपने महापुरुषों तक ले जाना
और उनके वाणी और विचारों से अनुग्रहित कर उनको समझने के बाद, समझाने के बाद हम अपने समाज में कुछ बदलाव ला सकते हैं। तो हमें घर से निकाल के महापुरुषों तक, संतों की वाणी सुनने के लिए हमें लाना है। तो हम हर कार्यक्रम अपना नए स्थान पे करते हैं। जैसा कि हमारे पूरे समाज के लोग बैठे हैं कि मेरा कोई भी कार्यक्रम एक स्थान पे नहीं होता है। विगत 23 तारीख से मैंने अभी तक 5 से 6 कार्यक्रम किए हैं, जैसे कि श्यामनगर शिवकटरा, बुद्ध विहार श्यामनगर यहाँ, और कल मेरा एक कार्यक्रम था आपका तिवारीपुर बगिया में, जहाँ पे हमारे वकील साहब और सभी लोग गए। तो ये निरंतर हमारा लोगों का जो प्रयास है जन जागरण का, जन जागृति का, तो आप सब लोगों के सहयोग से चलता है। 100 लोग आएंगे, 20 लोग हमारी बात सुनेंगे, हो सकता है 10 लोग उस काम को कर पाए। तो हमारे ये हाथ जो है, शक्ति जो है, हमें बढ़ाने के लिए क्या करना है कि हमें कमाने वाले हाथ बढ़ाने हैं, अर्थात विचारों को आदान प्रदान करने वाले लोग प्रशिक्षित करने हैं। जैसा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं समझ सकता हूँ कि विद्वान हो सकते हैं, लेकिन जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। हमारे समाज के लोग जागरूक नहीं हैं, विद्वान हैं, बड़े बड़े ऊंचे पदों पे हैं, लेकिन सच्चाई बताएं कि जब हम कहते हैं कि अपने विचारों को जो आपने पढ़ा है वही आदान प्रदान करने, तो असक्षम है। तो हमें उसके लिए हमें लोगों को तैयार करना है। और ये तैयारी में आज हम बैठे हैं प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई जी के जन्मोत्सव के अवसर पर। कहाँ पर बैठे हुए? सदगुरु कबीर आश्रम, कबीर धाम, पंतु पड़ाव में आज हम बैठे हैं। ये पावन भूमि है, यहाँ पर हमारे संत महापुरुषों की प्रत्येक संडे को वाणी सुनने का मौका मिलता है। साल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, उस सब में हम ही सब लोग एकत्र होंगे और इस क्षीण दुर्दशा को देख करके यदि हमें आपको लगे कि ये मेरा धाम है, मेरा घर है, मेरा पवित्र स्थान है, तो इस पे हमें आपको नज़र डाल के यथाशक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सहयोग करके इसको हम लोग संकल्पित होके इस आश्रम को थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ऐसा हम मानते हैं कि आप सब लोगों को ये बात, जब निरंतर यहाँ आएंगे आपको ठंड लगेगी तो लगेगा कि नहीं ये बंद कवर्ड होना चाहिए, तो किसी के मन में आएगा कवर्ड कराने का प्रयास करेगा। तो इस पर हम लोग भी बाद में चर्चा करेंगे। तो मैं बिना देरी किए हुए, हमारे बीच में बहुत ही डायनेमिक पर्सन बैठे हुए हैं शैलेंद्र भारती जी। मैं सर्वप्रथम उन्हीं से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और हमारे बीच में आज विषय पे अपनी बात रखें। आदरणीय शैलेंद्र भारती जी। धन्यवाद भाई सरोज जी। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय दे दूं ताकि बहुत से लोग अभी हमसे परिचित नहीं हैं। मैं शैलेंद्र भारती, इंस्पेक्टर हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कानपुर में। परिचय देने का मेन आशय है कि यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई समस्या हो हमारे भाई बहन बंधु को, तो ज़रूर हमें बताएं। ऐसा ना हो कोई नोटिस मिले कोई आप घबरा जाए, ठीक है ना। इसलिए विशेष का परिचय देने की जरूरत है, बहुत से लोग नहीं जानते। सर्वप्रथम आज मैं संगठन को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि वो आज की डेट में कानपुर में इतने संगठन चल रहे हैं, लेकिन ये संगठन जितनी मेहनत कर रहा है वो शायद दूसरा संगठन अभी नहीं कर रहा है। अभी भीमसेन में भी कार्यक्रम कराया भी है, इन्होंने बहुत जल्दी देखिए 5 कार्यक्रम करा दिए, और ये भी कार्यक्रम 2 चल रहा है इनका। साथियों, ऐसे दिन का कार्यक्रम का मकसद है कि आज हमारे माता सावित्रीबाई फूले जी का कल जन्मदिन था और वो इस देश की प्रथम शिक्षिका हैं। सोचो, आज से 200 वर्ष पूर्व लगभग वो पैदा हुई, और जब वो 25-30 साल की हुई तो उन्होंने महिलाओं को शिक्षा करने का बीड़ा उठाया। तो साथियों, उन दिनों आज आप महिलाओं की स्थिति जो देख रहे हैं, सर्वप्रथम इसके लिए सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा फूले जी को क्रेडिट जाता है कि आज जो महिलाएं इस देश में, इस समाज में जो तरक्की कर रही हैं, हम ये कह रहे हैं कि इस देश के विदेश में भी महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था,
महिलाओं को चार दीवारी से निकलने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि देहरी पार करने की भी इजाज़त थी। उन दिनों माता सावित्रीबाई फुले जी ने जो सम्मान, जो शिक्षा के लिए उन्होंने मेहनत की, जो संघर्ष किया, शायद आज की स्त्री वो सोच नहीं सकती है। आज की स्त्रियों को सर्वप्रथम माता सावित्रीबाई फुले जी की पूजा कोट को नमन करनी चाहिए कि उन्होंने उनके लिए जो किया है। हमने बहुत पुरुषों के लिए बहुत कुछ किया। आज कोई भी देवी है तो सर्वप्रथम महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले जी होना चाहिए और उनको प्रतिदिन उनको नमन करना चाहिए। साथियों, आज देश में हम कह रहे हैं हर डिपार्टमेंट में लगभग 10 से 20% सरकारी विभागों में नौकरियां महिलाएं कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर जैसे दिल्ली है, कलकत्ता है, नोएडा है, गाजियाबाद और वो है, वहाँ पे जरूर लगभग 40% महिलाएं हैं, लेकिन सरकारी में 10 से 20% है। तो सर्वप्रथम मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मार्च 27 में इलेक्शन है। मार्च 27 में इलेक्शन है। अभी 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 26 तक लगभग 1.5 लाख भर्तियां होनी है, क्लास 3 में खासकर। अभी मैंने एक कार्यक्रम स्टार्ट किया है आवास पर नंबर 1 में अम्बेडकर भवन में स्टडी सर्किल करके ग्रुप स्टार्ट किया है। उसमें ये हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जो 1.5 लाख पद हैं, तो जो हमारी महिलाएं या पुरुष या बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, वो जॉब में आना चाहती हैं, वो कसम खा लें कि 1 साल आज से 31 दिसंबर तक खूब मेहनत करें, पढ़ाई पे फोकस करें। हमने उस दिन SSC और UP SSSC की जानकारी वहाँ दी, मुझे वहाँ चीफ गेस्ट बनाया गया। साथियों, मैं इसलिए अपने बारे में बता दूं, मुझे लगभग सामाजिक कार्य करते करते 32 साल हो गया और मुझे रेड FM की तरफ से कानपुर में जब 17 लोग चुने गए थे तो उस राघवेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम हॉल में कानपुर में 17 लोगों में मेरा नाम था। उसका प्रशस्ति पत्र आज तक मेरे पास सुरक्षित है, क्योंकि सामाजिक काम में मैं इन्वॉल्व रहता हूँ और समाज की शिक्षा के लिए, बच्चों की नौकरियों के लिए मैं इसके लिए बहुत ही कटिबद्ध रहता हूँ। क्या आपको जो भी कभी कोई इसमें मीटिंग रखनी हो, बच्चों को गाइड करना हो, मैं बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं, लेकिन मुझे जो जानकारी है, थोड़ी जानकारी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कानपुर में मेरी 5वीं पीढ़ी चल रही है। 5वीं पीढ़ी होने के नाते घर में अधिकांश लोग थोड़ा पढ़े लिख गए, थोड़ा शिक्षित हो गए, थोड़ा संपन्न हो गए। संतों को थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा अपने सभी साथियों से कि थोड़ा सा बैठ जाए। और रही बात कोरी की, साथियों, कानपुर की पहली जयंती और पहले संगठन का निर्माण हमने और हमारी टीम ने किया। मैंने अकेले नहीं, मैं अपने पूरी टीम का लगभग 97 में वीरांगना झलकारी बाई विकास समिति का हम लोगों ने गठन किया, जो नाना राव पार्क में लगभग कम से कम 25 साल हम लोगों ने उस चीज को वीरांगना झलकारी बाई महोत्सव मनाया और वीरांगना झलकारी बाई जी की प्रतिमा नाना राव पार्क में स्थापित कराई। जरूर आपको वहां जाके देखना चाहिए। अम्बेडकर साहब की जहाँ मूर्ति लगी है उसके ठीक पीछे लगभग 40 मीटर के अंतर पर वीरांगना झलकारी बाई की वहां पे एक मूर्ति स्थापित की गई पिछले लगभग 10-12 साल पहले। तो ये वीरांगना झलकारी बाई समिति के लोगों का इसमें योगदान है, क्योंकि हम लोग दरअसल दूसरी की जाति को उंगली उठा देते हैं कि वो ज्यादा संगठित है, वो ज्यादा नौकरी में आगे आ गया है। इसके लिए उत्तरदायित्व तो हमारी गलती है कि हम दूसरे को उंगली ना उठा के खुद को देखें कि हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। तो साथियों, इसलिए हमें अपने समाज के लिए कार्य करना होगा। आज एक दिवसीय विचार गोष्ठी एवं 9 वर्ष मिलन समारोह का आयोजन जो कोरी समाज संगठन कानपुर नगर और देहात द्वारा किया गया है माता सावित्रीबाई फुले जयंती के अवसर पर। तो साथियों, वो इसीलिए किया गया कि हमारी माताएं बहनें, चूंकि माताएं बहनें किसी भी समाज की, देखिए, जब एक लड़की पढ़ती है तो 2 परिवार संभालती है। एक वो अपने मायके में अपने भाई बहन को प्रेरित करके पढ़े लिखे,
और दूसरा जहाँ वो शादी होके जाती है तो अपने बच्चे, सास ससुर और ननंद देवर भौजाई जो भी हैं उनको प्रेरित करती है। तो एक लड़की का दो जो मैं तो महिलाएं इस बारे में समझें कि उनका कर्तव्य, दायित्व या उनकी ड्यूटी इस मामले में कितना ज्यादा है, उस चीज को समझें। साथियों, चूंकि सरोज जी ने अभी देखिए बौद्ध धर्म की एक पूजा, हम लोग जो पूजा करते हैं वो करी। इसमें मैं एक थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि हमारी माताएं बहनें जैसे बरगदी अमावस पूजती हैं, आप लोगों ने नोटिस किया बरगदी अमावस पूजा जाता है, उसमें बरगद के पेड़ की हम लोग परिक्रमा करते हैं। अच्छी बात करिए, लेकिन इस चीज को समझिए कि गौतम बुद्ध साहब ने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की वो पीपल, बोधि वृक्ष कहा था, पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त की। तो साथियों, जो अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा कर रही हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है कि वो समाज में इस चीज को ले जाएं कि अपने पति को साथ में ले जाएं और कह दे पीपल के पेड़ के नीचे आप 2 मिनट बैठिए, पीपल के पेड़ में एक टीका लगाइए, अपने पति को लगाइए, फिर आप बरगदी में बरगद के लगाइए। क्योंकि बरगद से पत्ती की लंबी आयु होगी, लेकिन सबसे ज्यादा ऑक्सीजन विश्व में कोई पेड़ देता है तो पीपल का वृक्ष देता है। ये बात को गौर करिएगा। और इस चीज से क्या होगा कि पीपल के पेड़ की महत्ता बढ़ेगी। और आप जब वहां पर 1 घंटे मान लो पूजा करती हैं तो अपने पति को समझाइए कि आप मेरे इस पूजा में साथ चलिए, कि पीपल के पेड़ के नीचे जब रहेंगे तो आपको ऑक्सीजन प्राप्ति होगी। दूसरी चीज, इसमें दूसरी चीज ये उभर के आ रही है कि लोग, चूंकि गौतम बुद्ध साहब ने पीपल के पेड़ के नीचे दीक्षा प्राप्त की, तो अधिकांश पीपल के पेड़ को ये कहते इसमें ब्रह्मदेव रहते हैं। ब्रह्मदेव को ये भ्रम फैलाया गया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है साथियों। इसीलिए मायावती जी ने अंबेडकर पार्क के आसपास देखिए पीपल के पेड़ लगवाए। उससे क्या पीपल के पेड़ की महत्वता समझे, विश्व की सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन देने वाले पेड़, उसकी महत्वता समझिए। और दूसरा, आप बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा दे सकते हैं इसमें। तीसरा, जो बरगदी अमावस का है जो महत्व, उस महत्व के अंतर्गत आप अपने पति से भी, पति की पूजा करनी है, सिर्फ व्रत करने से ही वह पत्नी भूखी है और पति कुछ ना करे, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। आप पीपल, इससे क्या होगा, आप महिलाएं जहां भी बैठे अपनी महिलाओं की जो गांव, मोहल्ला, देहात, रिश्तेदारी, सब जगह चर्चा करें कि हमें बरगदी अमावस पीपल के पेड़ पति को ले जाए। होता क्या है, लोग व्रत तो महिलाएं कर रही हैं, तो उसका महत्वता समझाएं, इससे आपके पति की लंबी आयु हो सकती है। ऐसा मेरा सोचना है। इस पे आप भी चिंतन करके देखिए। मैं बहुत बड़ा विद्वान है, लेकिन मैं कहूँ आप भी चिंतन करें। दूसरा साथियों, जब मैंने इनकम टैक्स ज्वाइन किया तो इनकम टैक्स में मैंने जब ज्वाइन किया, मेरे फादर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में नौकरी करते थे। मेरे फादर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में नौकरी करते थे। 1963 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था। तो उसके बाद हम लोग NSI से आवास विकास रहे। अब मैं महाबलीपुरम में रहता हूँ। कुछ लोग मेरे घर भी जानते हैं, जो इस समिति को चला रहे मेरे घर भी आते हैं। तो साथियों, इनकम टैक्स ज्वाइन किया तो इनकम टैक्स की वो स्थिति थी कि इनकम टैक्स में जो हम लोग के आदमी थे SC ST के, वहां पर उनको सही पोस्टिंग नहीं मिलती। तो सर्वप्रथम जब मैं 2 साल, जब मैंने जैसे ज्वाइन किया तो मैं उसके पहले रेलवे में था। रेलवे में था तो मैं लखनऊ में पोस्टिंग थी। जब मेरा इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ तो मेरा डोजियर जो ज्वाइन कर रहा था, तो मेरठ भेजा जा रहा। तो मैंने अपने पापा से कहा कि देखिए, यदि मेरठ में मुझे ज्वाइन करना पड़ा तो मैं मेरठ नहीं जाऊंगा, मैं लखनऊ में रेलवे में बना रहूँ। तो मेरे फादर के एक फ्रेंड थे जो जनरल अकाउंट ऑफिसर थे इनकम टैक्स में, माननीय फौजदार राम साहब। चूंकि उनके बड़ा होल्ड था इनकम टैक्स में, जनरल चूंकि सारे काम दिखते तो उन्होंने मुझे इनकम टैक्स कानपुर में ज्वाइनिंग दिला दी। चूंकि वो मेरे परिवार और मेरे पिताजी और मेरे नेचर से वाकिफ थे कि मैं थोड़ा सामाजिक कार्य में विद्यालय टाइम से थोड़ा इंटरेस्ट लेता था। तो जब मेरा अपॉइंटमेंट जारी हुआ, जब मैं जिस दिन मैंने ज्वाइन किया तो लोगों की अपेक्षाएं थी। तो जब मैं अपना ज्वाइनिंग देने गया रेलवे से रिजाइन करने के बाद में, तो हमारे बड़े बाबू ने कहा कि आप KT माथुर बड़े बाबू ने कहा कि आप हेडक्वार्टर ITO हेडक्वार्टर उनको उससे सीन करा लाइए।
जब मैं सीन कराने गया तो वहाँ उन्होंने कहा, अरे शैलेश भारती तुम ही हो, तुम्हारी ज्वाइन करने से बड़ी चर्चा हो रही है। तो उन्होंने कहा, वहाँ पे 2-3 लोग चाय पिए कि ये SC/ST का लड़का है, अब ये इनकम टैक्स में आके कुछ काम अपने भाइयों के लिए करेगा। सोचिए 1 घंटा करते ज्वाइन नहीं हुआ, लेकिन उनसे मुझे आशाएं बन गई। तो सर्वप्रथम जब हमने 1.5-2 साल किया तो वहाँ इलेक्शन पड़ा, चूंकि SC/ST वहाँ पे लोग एक इनकम टैक्स की वो स्थिति थी कि 4 आदमी एक जगह बैठ के चाय नहीं पी सकते। ये इनकम टैक्स की स्थिति थी, 4 SC/ST के लोग एक कमरे में बैठ के चर्चा नहीं कर सकते। मुझे चीज नागवार पूछ रही कि यार ये हम भी सरकारी ऑफिसों में गए हैं, तो ये स्थिति है यहाँ पे। तो मैंने डिसीजन लिया मैं इलेक्शन लड़ूंगा। 95 में मैं 2 साल की नौकरी में पहला इलेक्शन जब लड़ा तो मैंने पापा से पूछा, पापा ने कहा बेटा तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ। तो हमने ये क्या होता, चूंकि 2 साल की नौकरी, कहने लगे बेटा एक होती DPC डिपार्टमेंटल जो होती है कमेटी होती है जिसमें आपको परमानेंट किया था, तो जब तक परमानेंट नहीं हो गए तो बेटा नौकरी की जाने की दिक्कत होती। तो हमने ये क्या होता है, उनका जब आदमी परमानेंट हो जाता है तो आदमी सस्पेंड किया जाता है और बगैर प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट किए यदि वो इलेक्शन लड़ता हो, कोई बवाल फंस जाता तो चीफ कमिश्नर को पावर होती है कि उसको टर्मिनेट नौकरी से निकाल दे। अब बड़ी मैं स्थिति फंस गया कि 2 साल हुए भी वो हमारा परमानेंट नहीं हुआ। फिर भी मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, फिर मैंने इलेक्शन लड़ा तो कुछ SC/ST के लोग से मुलाकात हुई। जब बैनर पोस्टर में नाम गया हर कमरे तो 5-7 लोगों से मुलाकात हुई। तो हमने जब इलेक्शन हो गया उसके बाद उन लोगों से कहा, भाई ये इनकम टैक्स में क्या चल रहा है कि यहाँ पे SCO की ये स्थिति है, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप हमसे 10-10, 12, 14, 15 साल बड़े हैं। कहना हाँ हम लोग पे यहाँ पे बहुत अत्याचार हो रहा, पोस्टिंग सही नहीं मिल रही है और काम नहीं हो रहा, प्रमोशन टाइम से नहीं हो रहा है। फिर हमने SC/ST यूनियन का गठन किया। गठन करने के उपरांत वहाँ के अपने साथियों के लिए बहुत संघर्ष किया, उनको पोस्टिंग नहीं दिलाई, उनका प्रमोशन टाइम दिलाया, उनके लिए संघर्ष किया। तो साथियों मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं पुनः आग्रह करूंगा कि इस वर्ष 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 1.5 लाख नौकरियां निकल रही हैं। आप अपने समाज, गांव, देहात जहां रहते हैं फॉर्म भरिए, तैयारी करिए और उसके लिए कम से कम मैंने 1 साल जो मेहनत कर ले गया तो साथियों मेरा दावा है कि 8 से 10 घंटा 8 घंटा पढ़ लिए, 7 घंटा पढ़िए, 100% नौकरी दे दें, क्योंकि हमारे समाज में लोगों की नौकरियां कम है। तो ये मेरा दायित्व, कोई दिक्कत आए तो शेड्डी सर के नाम से मैंने दो, कोई भी आपको चाहिए प्रॉब्लम है, SSC के बारे में जानकारी चाहिए, UPSSC उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग 75% नौकरी UPSSC से निकलती है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग से। तो उसमें पुलिस की भर्ती निकल रही है, जो गांव देहात के लोग पुलिस में, पुलिस की लगभग 40,000 भर्तियां हो रही है। तो अपने बच्चों, अपनी बहनों, बेटियों को सबको समझाएं कि ये ड्रीम पीरियड चल रहा है, तैयारी करिए, ये मौका हाथ से जाने ना पाए। जो 1 साल तैयारी कर ले गया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक सारे पेपर होने हैं। पेपर होने के उपरांत आपको जनवरी फरवरी में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो इसमें जरूर गौर करिए, बच्चों को नौकरी लगे और कोई दिक्कत है संपर्क करें। मैं संगठन का पुनः आभारी हूँ कि जो इतनी मेहनत कर रहा है, हमारे संतों को पूज रहा है, हमारे माता सावित्री बाई को सम्मान दे रहा है, जो महिलाओं की संगठन दे रही है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं अम्बेडकर साहब या गौतम बुद्ध अम्बेडकर साहब का नाम मेरा भूल गया। अम्बेडकर साहब को हम सबको नमन करना चाहिए, जिन्होंने अपने 4 बच्चे इस समाज के लिए खोए। मतलब ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में, जब मैं छोटा था मेरे पापा नानूराव पार्क ले जाते थे, तो मैं छोटा था, उन्हीं पर हम पापा ये कौन है, तो वो कहते बेटा अपने यही भगवान। मतलब भगवानों में सर्वप्रथम भगवान उन्होंने अम्बेडकर साहब को मुझे बताया। अम्बेडकर साहब नंबर 1 हमारे भगवान है। उन्होंने जो त्याग किया, जो बलिदान किया, आज जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, पहले जो रिटायर होता तो लोग गांव में ऑफिसों में गीता का रामायण देते थे। हमने एक नई परंपरा चालू कराई, हमारे ऑफिस में और सबके ऑफिसों में होना चाहिए, जो लोग रिटायर हो तो उनको संविधान भेंट करिए। संविधान भेंट करने से क्या होगा कि संविधान के प्रति जागरूकता बढ़ेगी, और संविधान रहेगा तो हमारा अस्तित्व रहेगा। साथियों, ये संविधान हमेशा रहना चाहिए, इसकी लड़ाई नहीं लड़नी है।
और सारे संगठनों को लड़नी है, सभी लोग को लड़नी है। धन्यवाद साथियों बोलने के लिए। यदि मुझे पुनः बुलाया जाएगा और भी बातें कहेंगे तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सामाजिक रूप से थोड़ा सा जागरूक रहता हूँ। जैसे मैंने बताया कि झलकारी बाई विकास समिति का गठन आज से 96-97 में उन्होंने किया। आज उस संगठन का मतलब ही था कि कानपुर में और आसपास क्षेत्रों में, पूरे यूपी में इसकी जागरूकता बढ़े। वो जागरूकता बढ़ गई है, बढ़ रही है, ये हमारी बड़ी खुशी बात है। धन्यवाद साथियों। इस संगठन के हम सभी राकेश कमल के अध्यक्ष, गुंदा महेश कमल जी सचिव, कोषाध्यक्ष तुलाराम कमल जी, गिरीश कमल जी, सरोज बौद्ध जी, विश्वनाथ प्रसाद जी, एडवोकेट राम बहादुर कमल, महेश बाबू कमल, लालाराम कमल, मोहनलाल कमल, भीष्म कमल, विनोद कुमार कमल और इन यहाँ संगठन के आज सभी हमारे सभी साधुगण। धन्यवाद साथियों।